आईपीएस, सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, पता नहीं क्या क्या नाम से नवाजे गए। तो बहुत बहुत स्वागत है नवनीत सिकेरा साहब आपका। और शम्स भाई, ये आप एक्स्ट्रा तारीफ कर रहे हैं। इतनी तारीफ मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। ये आपकी दरिया दिली है कि आपने इतने सारे विश्लेषण और मेरे नाम के आगे जोड़ दिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। भाई ये बताइए था कि ये सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ये सब जो नाम और ये तमगा दिया जाता है, तो आपने चूंकि आपके साथ ये बहुत ज़माने से जुड़ा हुआ है, आपको पर्सनली कैसा लगता है? मतलब एक पुलिस अफसर, एक आईपीएस तो ठीक है, उसके साथ फिर ये सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अब तक 56, 60, 65 जो गिनती गिनाई जाती है, ये जब आप सुनते हैं, और अक्सर आप सुनते ही रहते होंगे बहुत सालों से, तो आपको पर्सनली कैसा लगता है? शम्स भाई, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, और मेरे ख्याल से कई सालों के बाद ये इंटरव्यू आज हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आज दिल से ऐसी बातें बताने का मन कर रहा है कि जो बातें जनरली हम लोग कह नहीं पाते। देखिए, क्राइम को लेकर जो सिचुएशन है समाज में, वो लोग इतने परेशान रहते हैं, इतनी सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा सा भी दिल से काम करना शुरू कर दे, तो लोग उसे ना अपने आप अपना हीरो बना लेते हैं कि देखो ये अच्छा काम कर रहा है। उसको कोई नया काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो काम है बस ईश्वर की शपथ लेकर उसको ये कहना है मुझे सही करना है। That's it. सिर्फ इतना कर दो, आप शम्स भाई यकीन मानिए, जनता उसको सराखों में बिठा लेती है। एक छोटी सी जरूरत होती है कि हम ईश्वर को साक्षी मान के, ये सोचते हुए कि देखो ईश्वर ने बहुत हमें किस्मत लकी माना है कि हमें सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में पास करा दिया, तो उसको ईश्वर का एक वरदान माने हम, और वो वरदान मानते हुए हम सही काम करें। बस दैट्स इट। इतना ही पर्याप्त है। इसके अलावा कोई क्यों नहीं पाते? तो सारे पुलिस वाले क्यों नहीं कर पाते? आखिर क्या मजबूरी आती है यहाँ पे नवनीत साहब? आई थिंक, मुझे लगता है कि शायद क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होता। डर जाते हैं, निर्णय लेने में डर जाते हैं। सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा करूंगा तो क्या होगा। तो शायद इस कॉन्फ्लिक्ट को वो पार नहीं कर पाते और उसी में उलझ जाते हैं। और एक बार जब उलझ जाते हैं तो फिर वो उलझाव कम नहीं होता, वो बढ़ता जाता है लाइफ में। सो दिस इज हाउ द सिस्टम इज। एक मैंने हमेशा देखा है, बहुत सारे जो नए आईपीएस आते हैं, पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं, जब वो स्टडी कर रहे होते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, और जब वो नए नए बनते हैं, क्लियर करते हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला। जब शुरुआत होती है तब वो उनके अंदर जो मैं जोश देखता हूँ, जज्बा देखता हूँ, देश के लिए कुछ करना है, स्टेट के लिए कुछ करना है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ करना है, तो उन्हें देख के ना एक बड़ा पॉजिटिव और वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं कि चलो फ्यूचर अच्छा है, पुलिसिंग भी अच्छी होगी। लेकिन जैसे ही वो लोग उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, अगले 1-2 साल तक तो फिर भी सब गनीमत ठीक रहती है। 2-3-4 साल बाद जैसे जैसे वो सीनियर होते जाते हैं, उनके अंदर अजीब सा एक बदलाव आता है। फिर लगता है जैसे पुरानी अपनी पुलिस की सिस्टम है, वो भी उसका एक पार्ट बन गए हैं। ऐसी क्या चीज़ होती है कि जब तक आप ज्वाइन नहीं करते तब तक तो अच्छी अच्छी बातें, एक बार ज्वाइन करते हैं तो क्या मजबूरी ऐसी कौन सी आती है कि फिर आपको वो ट्रैक से इधर से उधर ले जाती है? देखिए शम्स भाई, मैं तो अपेक्षा करूंगा कि आप हमारी नेशनल पुलिस अकेडमी में आकर लेक्चर लें और इस बात को कहें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका अनुभव बहुत लंबा है। जितना मेरा है उतना ही आपका है। आप भी पुलिस सेवा के लिए जर्नलिज्म के एडीजी बन गए हैं आज की डेट में, क्योंकि हमारा आपका करियर लगभग एक ही साथ शुरू हुआ था। आपने बहुत सही बात कही। होता यह है कि सिस्टम, देखिए सिस्टम अपने हिसाब से चल रहा है, और उसमें जब भी नए बच्चे आते हैं, एएसपी आते हैं, वो सही करने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत रेजिस्टेंस मिलता है। देखिए, कोई भी काम जो सिस्टम चल रहा है उससे अलग करेंगे आप, उससे अलग होकर सही करने की कोशिश करेंगे या उससे अलग होकर गलत करने की कोशिश करेंगे, सिस्टम दोनों तरीके से आपको रोकेगा। और सिस्टम चाहेगा कि आप वैसे रहें जैसे हम चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस इज ह्यूमन नेचर। जैसे ग्रुप में कोई चलता है और कोई अगर आगे चले तो लोग कहेंगे क्यों, पैरों में करंट लग जाए क्या जो इतनी तेज चल रहे हो। अगर कोई आगे चले तो भी उसको डांट पड़ती है या उसको कोसा जाता है। कोई पीछे रह जाए तो कहेंगे कि तुम्हारे पैरों में क्या चुंबक लगी हुई है, चल नहीं पा रहे हो। सो दिस इज हाउ वी आर, दिस इज हाउ द सिस्टम इज। सिस्टम चाहता है जैसे हैं वैसे ही रहें। तो उससे लड़ने के लिए या उससे अलग कुछ करने के लिए थोड़ा जिगरा चाहिए होता है। आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना होता है कि नहीं, ये सही है, मैं करूंगा, इसका विरोध होगा,
ये मत सोचिए कि आप सही काम कर रहे हैं तो आपका विरोध नहीं होगा, विरोध तो होगा, लेकिन आप ईश्वर को साक्षी मानिए और उसके सामने खड़े होइए कि नहीं मैंने सही किया है, समाज के सामने खड़े हो जाइए मैंने सही किया, तो आपको डर नहीं लगेगा फिर। शम्स भाई, कई कई बार ऐसा होता है नवनीत भाई, ये देखा है कि आप चूंकि ज़्यादातर जो हमारी पुलिस सिस्टम है स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है, तो जो नए लोग आते हैं उन्हें लगता है कि मैं अपने हिसाब से काम करूं, फिर प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, ये मतलब ऐसी चीज़ है जिस पे हम लोग कोई भी इनकार नहीं कर सकते, हर स्टेट में होता है और पुलिस पे खासतौर पर जो आईपीएस होते हैं उनके लिए तो ज़्यादा होता है। तो क्या पॉलिटिकल सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार है कि बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं जिनको बेहतर वो काम कर सकते हैं शायद नहीं कर पाए? देखिए शम्स भाई, मैं बहुत ही ईमानदारी से अपनी बात रखूंगा। ये बात बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल प्रेशर हर सिस्टम में, हर सरकार में आता है, लेकिन ये तय करना कि उस प्रेशर आपको लेना है, उस प्रेशर में आके गलत काम करना है नहीं करना है, ये आपका निर्णय होता है। अगर आप शुरू की नौकरी में 1 2 3 बार आप डिसीजन लेकर स्टैंड लेना शुरू कर दें, नो दिस इज रॉन्ग, आई विल नॉट डू दैट, एब्सोल्युटली मैं लीगली काम करूंगा, तो फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको भी समझ में आ जाता है कि भाई इसको कहने का फायदा नहीं है, वो उससे कहना बंद कर देते हैं। जैसे आपने ये बात कही शम्स भाई, मैं सच बता रहा हूं, ईश्वर की शपथ लेके मैं कह सकता हूं इस बात को कि मेरे 24 साल के करियर में मुझसे कभी भी किसी भी सिस्टम ने प्रेशर डालकर ये नहीं कहा ये गलत काम करो, मैं शपथ लेके कह रहा हूं, कभी नहीं कहा, क्योंकि पता था मैं नहीं करूंगा तो मुझसे कभी नहीं कहा गया। तो ये चीज कहना, इसकी आड़ में बच जाना कि प्रेशर आ रहा था, आपने रजिस्टर क्यों नहीं किया, आपकी नौकरी तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिक्योर है, आर्टिकल 312 के द्वारा सिक्योर है, आप क्यों डरते हो? थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो देखिए, अगर लड़ना है तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, लड़ाके को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो फिर ऐसा कई बार क्यों होता है नवनीत भाई कि जब जैसे किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट बदलती है तो कहते हैं कि अब ये सरकार आ गई है तो अब इन पुलिस वालों को साइडलाइन कर दिया जाएगा और यही अब मेन लाइन पे आएंगे, स्ट्रीम लाइन पे आएंगे, फिर ये क्यों होता है? अब शम्स भाई, ये प्रश्न जो है, ये मेरी जो परिधि है उसके बाहर का प्रश्न आपने पूछ लिया, तो शायद इसका जवाब देने के लिए मैं सही बंदा नहीं हूं। आपने इतने सारे इनकाउंटर किए, जहां खासतौर पे मेरठ में जब भी पोस्टिंग की बात आती है नवनीत सिकरा का नाम सबसे ऊपर होता है कि वहां जो उन्होंने किया, तो इनकाउंटर को लेके भी कभी आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया कि यार बहुत हो गया, अब इतनी गिनती आगे मत बढ़ो, छोड़ दो, ये अपनी पार्टी का है, ये उसकी पार्टी का है, इससे फायदा होता है, कभी आपके ऊपर इस तरह का प्रेशर? शम्स भाई, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं बहुत गॉड लविंग और गॉड फियरिंग इंसान हूं, और मेरे घर के बाहर एक छोटा सा मंदिर है सड़क के किनारे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहां से गुजरूं और मैं वहां पे अपना मत्था टेक के ना गुजरूं। तो मैं बहुत ही गॉड लविंग गॉड फियरिंग इंसान हूं, और मैं बिल्कुल ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं, कभी मेरे ऊपर कभी भी ये दबाव नहीं आया कि ये करो ये ना करो। मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपनी बात रख रहा हूं। और मतलब एक पॉइंट ये भी होता है कि अब तो 24 साल की नौकरी हो गई, अब एडीजी बन गए, अब झूठ मूठ बोलने का कोई मतलब कोई लालच होता है ना कि मैं झूठ बोलूं तो शायद मुझे कुछ लालच मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। मैं बिल्कुल सच्चे दिल से अपनी बात कह रहा हूं, और आप शायद मेरी आंखों में डाल के समझ रहे होंगे, मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रेशर आया हो कि ये करो ये ना करो। क्राइम है, आप सही काम करते जाइए, पब्लिक का समर्थन लेते जाइए, भाई आपका कोई विरोध नहीं करेगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आप सही काम करेंगे, पब्लिक आपके लिए सड़क पर खड़ी होती है, आकर हमेशा आकर खड़ी होती है। तो लेकिन ये चीज के लिए थोड़ा सा जब आप पब्लिक को खुश करते हैं तो कुछ लोग नाराज भी होंगे, तो उनकी नाराजगी झेलने की क्षमता अधिकारियों के अंदर होनी चाहिए। सो दिस इज अ बैलेंस दैट ऑफिसर्स मस्ट टेक। लेकिन इन एनी केस, कि जो मेरा अपना मानना है, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सरकार ने हमें बहुत सुरक्षित नौकरी दी है, और अगर इतने सुरक्षा कवच के बाद भी अगर हम स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, सही हक के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, गरीब महिला जिसके साथ अत्याचार हुआ उसके लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, गरीब लोग जिनको नॉलेज भी नहीं होती बेचारों को, उनके हकों के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, एक हुकूक वाला इंसान उनको आके दबा दे रहा है, तो फिर लानत है। तो आप बेसिकली ईश्वर के दिए हुए फरमान का
उल्लंघन कर रहे हो, उसने आपको बनाया। ये मत समझिए। एक गलती और होती है कि कई ऑफिसर समझते हैं हमने एग्जाम पास कर लिया। साहब, आपने एग्जाम पास किया, आपसे एक नंबर पीछे बहुत सारे लोग थे, उस जी। एक नंबर ने ही आपको एक्स्ट्रा बनाया है। इसलिए ईश्वर से डरिए, उसकी बात को मानिए, उसके बंदों की नेक नियति से दिल साफ करके मदद कीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ आपको ज़माने से, इसलिए मैं ये भी जानता हूँ आप ऊपर वाले को बहुत मानते हैं, गॉड लविंग पर्सन है। ये सवाल मैंने कई और भी ऐसे आईपीएस से पूछा था, और मैं, आप इसके लिए बड़े सही आदमी हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं। जी क्या है कि आपके नाम पे बहुत सारे इनकाउंटर हैं। इनकाउंटर का मतलब होता है कि एक सामने वाले की जान लेना। खाकी वर्दी के पीछे आप भी एक इंसान हैं, आप एक फैमिली मैन भी हैं। तो कभी नवनीत साहब, इतने सारे इनकाउंटर हुए आपको, मतलब एक आईपीएस अफसर, एक पुलिस वाला जो एक इंसान भी है वर्दी के पीछे, वो जब इनकाउंटर करता है और कुछ लोग मारे जाते हैं, तो पर्सनली उस वक्त, मैं प्रोफेशनली बात नहीं कर रहा, लॉ एंड ऑर्डर और बाकी उसके क्या क्राइम है, उस वक्त आप क्या सोचते हैं? मतलब आपके अंदर, आपके अंतरात्मा में क्या चल रहा होता है? देखिए शम्स भाई, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जी। कि घर में कई बार वॉश बेसिन होता है, उसमें ना चींटियां आ जाती हैं। जी। तो मॉर्निंग में जब ब्रश करने जाता हूं मैं, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती टैप खोलने की कि ये बेचारी निर्दोष चींटियां हैं कि पानी में बह जाएंगी। तो मैं वहां पे जनरली एक कागज का एक टुकड़ा रख देता हूँ, जिससे कि उसे उठाकर, या न्यूज़पेपर होता है उससे कोने से उठा उठा कर पहले साफ करता हूँ, ताकि कोई निर्दोष चींटी मतलब मेरी लापरवाही से ना मरे। हम सब का दिल बहुत कोमल होता है, हम सब बहुत ही अ, कोमल हृदय वाले हैं। और मैं आज एक बात आपको बताऊं, कई इनकाउंटर्स ऐसे हुए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, जिसके बाद पलट के जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरी आंखों में से आंसू गिरे। उनको छिपाया, क्योंकि वो माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। होता जी। ये कि इतना गलती कहीं से शुरुआत होती है, उस गलती की शुरुआत में कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम है उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लाने की भी आवश्यकता है। जब हम लोग जॉब में आए थे तो लगता था कि नहीं नहीं, हम ये कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, ये कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सीनियोरिटी बढ़ी, समझ बढ़ी, तो समझ में आता है कि नहीं, छोटे मोटे नहीं, अभी बहुत ज्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता है सिस्टम के अंदर। तब जाकर हम चीजों को सही कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारा सिस्टम ही एक भले इंसान को क्रिमिनल बना देता है। एक बार वो बन गया, उस वक्त हमें मदद करनी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, हम नहीं ले पाते। एक बार वो क्रिमिनल बन गया तो फिर उसको बेल कराने के लिए पैसा चाहिए। अब वो जेल में है, गरीब लड़का है, या उसकी मदद कोई नहीं कर रहा है, फिर वो क्या करेगा? जेल से पैसे के लिए उगाही करेगा। उगाही करेगा तो फिर दोबारा से वो एक मुकदमा और कायम हो जाएगा। एक मुकदमा कायम हो गया तो उसके बाद फिर पुलिस तो ऊपर कार्रवाई करेगी। अब पता चला 4 मुकदमे कायम हो गए, अब उसको 4 की बेल लेनी है, 4 मुकदमे लड़ने हैं। तो आप मेरी इस बात समझ रहे हैं? एक जी। गलती जो शुरू में होती है, कई बार वो गलती सिस्टम की चूक से होती है। सिस्टम के अंदर वो व्यवस्था नहीं है कि हम फेयर काम कर सकें। मजबूरी होती है पुलिस वाले की, हम जानते हैं कि गलत हो रहा है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि हम सोचते छोड़ो यार, हमारी जेब से क्या जा रहा है, जो हो रहा है होने दो। तो उसमें जो 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 पिसता है इंसान, वो एक छोटा सा अपराधी होता है, जिसको कि हम शुरुआत में करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम बन जाता है, चक्की बन जाती है, उसमें घुसते घुसते वो धीमे धीमे बड़ा होता चला जाता है। उसको और पैसा चाहिए, और मुकदमे कायम होते हैं, 25 मुकदमे कायम होते हैं, फिर वो बड़े अपराध करना शुरू कर देता है। फिर उसके मन में ये आता है कि मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा तो मुझे किसी की हत्या करनी पड़ेगी। फिर वो एक दो की हत्या करता है, तो उसका जलवा हो जाता है। फिर जेल में उसकी रौनक बढ़ जाती है, भाई दादा साहब हैं, भाई मतलब बड़े भाई हैं, भाईजान बन गए, या जो है बिग बॉस बन गए जेल के। तो इससे कहते हैं ना, फिर उसको वो एंजॉय करना शुरू कर देता है, बड़ा अपराधी बन जाता है। ठीक है। और वो इतना जी। बड़ा नासूर बन जाता है कि उसके पास जो गवाही होती है उसको लोग गवाहों को मरवा देता है, जो उसके अगेंस्ट खड़ा होता है। अब पता चला कि 40 मुकदमे कायम हो गए। तब वहां पे पता चलता है, जब जो जिन जिन की हत्याएं उसने कराई हैं, उनकी जब विधवा आकर अपने बच्चों के साथ एसएसपी के सामने रोती है, शम्स भाई, बहुत जी। मुश्किल होता है उस वक्त कि उसके पति की हत्या क्यों हुई। सिर्फ इसीलिए कि वो एक गवाह था, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने एक क्राइम देखा, एक सिटीजन की तरह उसने गवाही देने की कोशिश की, मार दी गए। वो ऐसी थी, जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आपका दिल फटने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको लगने लगता है मैं क्यों हूं यहाँ पे एसएसपी, क्या फायदा मेरे रहते हुए,
रोज तो 2 मर्डर हो जा रहे हैं, रोज क्रिमिनल्स मार दे रहे हैं, तो बड़ा ग्लानि होती है, अपने ऊपर लगता है कि क्या फायदा, मतलब हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई बार फिर मन में ये आता था कि इसके ऊपर 55 मुकदमे कायम हैं, अब इसने फिर से धमकी दी है, फिर से मर्डर कर दिया, ये 56वां होगा, तो 55 में इसको सजा नहीं मिली तो 56 में कैसे मिलेगी? तो मैं आपसे बता रहा हूँ, मन में ना बहुत द्वंद्व होते हैं और बहुत कुछ चलता है उस वक्त। उसको इस इंटरव्यू के माध्यम से डिटेल में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, कभी आपके साथ बैठेंगे तो जरूर चर्चा करेंगे। आपके मन में चलता है, आपने जैसे कहा एसएसपी हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें आप लीड कर रहे होते हैं उस वक्त, अगर ऐसे कोई इनकाउंटर का सिचुएशन आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि जो आपके साथ, चूंकि आप अकेले तनहा नहीं होते, एक पूरी टीम होती है आपकी जो इनकाउंटर में और ऐसे ऑपरेशन में शामिल होती है। ऐसी टीम को आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे की पुलिस में, लेकिन एक लीडर के तौर पर ऐसी टीम को ऐसे ऑपरेशन के लिए आप कैसे उनको हैंडल करते हैं आप लोग? शम्स भाई, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और मैं अपनी, मतलब मैं जो कुछ हूं या जितना मुझे सम्मान मिला समाज में, वो सारा सम्मान की असली हकदार मेरी टीम है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची से बता रहा हूं, असली हकदार वो टीम है जो दिन रात काम करती थी। और बस आपने पूछा टीम मैनेज कैसे करते थे, तो सिर्फ एक फॉर्मूला था, मैं टीम का सीनियर ऑफिसर या मैनेजर नहीं था, मैं टीम का एक हिस्सा था और पूरी टीम मेरे भाई थी। रात में 2 बजे मेरी टीम घर आती थी कई बार, और रात में पता चलता था कि होटल्स बंद है, खाना नहीं खाया उन्होंने। आप यकीन करिए कि टीम के मेंबर्स, हो सकता है इसको देखें, रात में अपने घर में खिचड़ी ताहरी अपनी वाइफ से बनवाकर डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर हम सब, चाहे वो कांस्टेबल हो हमारा, चाहे वो फॉलोअर हो जो टीम का मेंबर है, मैं बैठता था, मेरी वाइफ सर्व करती थी, रात में 2-2 3-3 बजे हमारे घर में ऐसे ही खाना खाया जाता था। तो हम टीम में कोई ये नहीं था कोई सीनियर है जूनियर है, सब एक दूसरे की चाई करते थे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे और एक दूसरे के साथ गौन की तरह चुपक के खड़े होते थे। तो बेसिकली टीम की जो कल्चर होती है, उसमें बॉस नहीं होता कोई, उसमें बॉसीपना नहीं चलता कि भाई तुम्हें ऐसा करना है। कोई भी इंसान अपनी जान जो है सिर्फ इसीलिए नहीं देगा कि मेरे बॉस ने कहा है, उसके लिए एक बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। दिल का जब बॉन्ड बनता है, उसको पता होता है कि वी आर देयर फॉर ईच अदर, तो वो विश्वास जिस दिन पैदा होता है ना कि ये मेरा साथी जो खड़ा हुआ है, ये पीछे हटेगा नहीं, ये मेरे साथ खड़ा रहेगा, इस विश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो टीम एकदम चिपक के काम करती है। अभी हाल में मैंने मूवी देखी थी 83, जिसमें कपिल देव साहब ने बिल्कुल टीम को जोड़ा। तो आप यकीन मानिए, मुझे भी अपनी टीम के सभी मेंबर्स याद आ रहे थे और सभी मेंबर्स मेरे से जुड़े हुए हैं। मेरी तकरीबन एक हफ्ते में सबसे एक बार बात हो ही जाती है। आज भी उतनी ही दिल लगी से बात हम लोग करते हैं जैसे पहले करते थे। अच्छा, आपको एक चीज़ जो सवाल कई बार ये उठता है, इतना लंबा अर्सा, करीब 24 से 25 साल हो गए आपको पुलिसिंग में, है ना? क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक समाज जहाँ पे क्राइम जुर्म ना हो, एनकाउंटर ही एक रास्ता है, या फिर इसका अल्टरनेट भी बहुत कुछ और है जिसको हम लोग शायद उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूं तो एनकाउंटर इज नॉट द सोल्यूशन, नो वेज। नॉर्मली से थोड़ा सा मुश्किल डिफिकल्ट सिचुएशन है तब भी नहीं, एनकाउंटर शुड बी लेफ्ट एज अ लास्ट रिजॉर्ट, पैरामाउंट सिचुएशन हो। वो सिचुएशन बहुत कम होती है। तो मुझे लगता है कि हम बजाय इसके कि हम सिस्टम के अंदर जिसे कहते हैं ना कि हम जैसे अपने गांव में, गांव का आदमी हूं, खेत में हम खरपतवार उगने दें पहले और बाद में उन्हें काटें, वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि शायद हम अपने सिस्टम को ऐसा बनाएं कि वो खरपतवार उग ना पाए, किसी के साथ जाति ना हो कि वो अपराध की तरफ बढ़े। बहुत से लोग मैंने देखा है जिनके साथ जाति होती है, वो अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक नामी गिरामी क्रिमिनल था, बहुत बड़ा बाद में नाम बना वो, लेकिन हकीकत ये है कि वो लड़का पुलिस में सिपाही बनना चाहता था और एक फेक एफआईआर में उसका नाम डाल दिया गया। अगर उस दिन वो सही निर्णय होता जी, तो वो शायद
पुलिस का एक धाकड़ सिपाही बनता, लेकिन इसी वो जी गलती हुई और वो एक एक जिसे कहते हैं ना कि एक चक्र, विषम चक्र, चक्रव्यूह के अंदर ऐसा इंसान फंसता है कि वो एक छोटा बड़ा होता चला जाता है। उस चक्रव्यूह से निकलना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके के कई इंसिडेंसेस हैं जिनको मैंने बहुत करीब से देखा, महसूस किया। तो मैं यही कहूंगा कि हम सब मिलकर हम्म, अपने समाज को और समाज से ज्यादा सिस्टम को ऐसा बनाएं कि ये जो हमारी गलती से जो क्रिमिनल्स पैदा होते हैं वो बिल्कुल ना पैदा हो, वो बिल्कुल पैदा ना। तो जो यहीं पे खरपतवार एक की मैं बात जी कह रहा हूँ। आपने कहा ना, यहीं पे दो चीजें आई हैं। एक सर, दो इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। एक, आपको याद होगा हैदराबाद में एक लेडी डॉक्टर थी जिसका गैंगरेप हुआ, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा, उसके बाद एनकाउंटर हुआ। इस देश में पहली बार एक तस्वीर देखने को मिली थी जब आम लोग मिठाइयां बांट रहे थे, पुलिस वालों को फूल मालाएं पहना रहे थे। सेम आपके यूपी में जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उसको भी लेके एक बहुत बड़ी बहस चली थी कि ऐसे ही होना चाहिए। इन दो इंसिडेंट को लेके जो आम लोगों की राय थी ये बड़ी डराने वाली थी, क्योंकि अगर सड़क पे ही इंसाफ होने लगेगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर, एक सभ्य समाज की जो कल्पना है वो तो दूर की दूर रह जाएगी। तो जिस तरीके का लोगों का रिएक्शन था, क्या वो सही था या गलत था? क्योंकि उसके देखिए, साथ एक और चीज जुड़ी हुई थी कि इंसाफ मिलने में बहुत टाइम लगता है। मैं आपको वही कह रहा हूं कि देखिए, खरपतवार जिससे तकलीफ हो रही है उसको जब उखाड़ के फेंकते हैं तो पब्लिक तो ताली बजाएगी, बट पब्लिक की ताली बजाना सब कुछ नहीं है। मैंने वही कहा कि हम सिस्टम ऐसा बनाएं कि खरपतवार उगना बंद हो, ये विषैले पौधे समाज में पनपना बंद हो। हम सिस्टम ऐसा बनाए कि उनको ना शुरू में ही हम ढक दें। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि बहुत से क्रिमिनल्स को मैंने इंटरव्यू किया तो उनका जो मैं प्रोग्रेशन देखता हूँ, देखिए कोई क्रिमिनल ऐसा नहीं होता कि जो सीधे जाके गन उठा के गोली मार देगा। वो पहले जी छोटा क्राइम करता है, बहुत छोटा, किसी का पेन चुराएगा, फिर वो पेन बॉक्स चुराएगा, धीमे धीमे फिर 10 रुपए चुराएगा, फिर 100 रुपए चुराएगा, फिर 1000 रुपए चुराएगा, फिर किसी को थप्पड़ मारेगा, फिर किसी को डंडा मारेगा, फिर किसी को मुक्का मारेगा। और आप देखिएगा हमारे पूरे समाज के सिस्टम में जब वो क्राइम करना शुरू करता है वहां से धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आप सोच के देखिए, उसको कोई टोकने वाला नहीं है, वो कुछ भी कर रहा है। एक बार भी टुकाई हम उसकी नहीं करते, हमारा सिस्टम उसको करेक्शन करने की कोशिश नहीं करता। तो जो उसका प्रोग्रेशन होता है क्राइम की तरफ, हमें वहां पे टैकल करना है कि नहीं गुरु, ये गलत है, दिस इज द लास्ट वार्निंग, नाउ यू आर स्पॉटेड, आप हमारी नजर में आ गए हो, इसके बाद दोबारा करोगे देन वी विल बी वेरी हार्श ऑन यू। ये वार्निंग हम लोग नहीं दे पाते अपने सिस्टम। तो मेरा तो ये एक ड्रीम है जी कि इस तरीके की चीजें मैं देखूं जहां पे हमारा जी सिस्टम क्रिमिनल्स को बनने ना दे, क्रिमिनल्स को डिस्करेज करे और क्रिमिनल्स को श्योरिटी हो कि अगर मैं ये करूंगा तो ये मेरी सजा होगी और इस सजा से मुझे कोई नहीं बचा सकता। जिस दिन क्रिमिनल्स को ये श्योरिटी हो जाएगी, जिस दिन हमारा सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा, उस दिन एक साफ सुथरा सिस्टम बनेगा जिसमें एनकाउंटर की कोई जगह नहीं होगी। वो शायद मेरे लिए बहुत खुश नसीब दिन होगा। एक नवनीत साहब, जो सवाल है सबसे कि जिस तरीके से आजकल बहुत एक वो देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं, डॉन हैं, जिनको खासतौर पे यंग जनरेशन अपना रोल मॉडल मानती है। ये अजीब बात है, अफसोस की बात है, लेकिन है ऐसा। पुलिस को एक यूथ के रोल मॉडल मान करके नहीं, मुझे पुलिस में ही जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, इस तरह के एक पूरी पिक्चर तैयार करने के लिए, एक रोल मॉडल के तौर पर कि पुलिस की एक जो पूरी इमेज है, छवि है, उसको बदलने के लिए आपको लगता है ऐसे क्या काम होने चाहिए जिससे यूथ पुलिसिंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो? देखिए, मुझे लगता है कि ये वर्दी जो हमें मिली है, हमारे फौजी भाई जो वर्दी पहनते हैं, शम्स भाई आपने कभी वर्दी, आपको कभी पहनने का मौका नहीं मिला है, कभी टेरिटोरियल आर्मी में जाने का मौका मिले जरूर जाइए। कसम से वर्दी पहनने के बाद जो एहसास होता है ना, जो जज्बा पैदा अंदर होता है दिल के अंदर कि हम ठीक करेंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो अपना बलिदान देंगे। अरे साहब, ये मौका किसे मिलता है? कितने खुश नसीब लोग हैं जिनको वर्दी पहनकर ये 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 करने का मौका मिलता है कि हाँ, मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए खड़ा हूं। और ये वर्दी मुझे इस संविधान ने दी है, इस देश ने दी है, देश की जनता ने दी है। मैं पहन के खड़ा हूं और मैं आपकी सुरक्षा में खड़ा रहूंगा। ये 24 बहुत बड़ा साल 24 साल तक आपने ये वर्दी पहनी। इन 24 सालों में आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या रही?
सबसे बड़ी कमाई शम्स भाई मेरी ये है कि मैं जब किसी भी गांव में भी जाता हूँ तो कोई ना कोई मुझे पहचान लेता है, बड़े भाव से बड़े प्यार से मिल लेता है। मुजफ्फरनगर में तो कहूंगा कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां मैं जाऊं और मुझे जो है सब लोग प्यार से मेरी कॉली ना भर लें और कहें कि लाला अब तू खाना खा के जाएगा। इतना वर्दी में भी जब मैं तो हुआ करता था तो वहां पे चाचा ताऊ ताई मेरे को हाथ पकड़ के खींच लेते थे कि लाला बैठ मट्ठा खा पी के जाएगा, तू ऐसे नहीं जाएगा। इतना लाड़ मिला मुझे मुजफ्फरनगर से, इतना प्यार मिला। मुजफ्फरनगर ही नहीं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में मैं थोड़ा समय ज्यादा रहा तो मैं ज्यादा घूम पाया, बाकी जगह पर ही मुझे बहुत प्यार मिला। और मैं सच बता रहा हूँ कि ईश्वर ने जो सम्मान दिया है, जो प्यार मिला है मेरे को, इससे बड़ी कोई कमाई हो नहीं सकती। एंड आई फील मिलियनेयर कि मेरे पास इतनी कमाई है, लोगों का इतना प्यार है। लोगों का प्यार 24 साल में, और आपका इन 24 सालों की बात करें सबसे बड़ा लॉस वो क्या रहा? शम्स भाई, मेरठ में एक दुर्घटना हुई थी। इट वॉज अ रियल टाइम एनकाउंटर, और उसमें हमारा एक सिपाही था, मुझे याद है, वेरी हैंडसम सिपाही, मनोज जी। एंड ही गॉट अ बुलेट। और मैं तुरंत मौके पे पहुंचा बिकॉज मेरा घर पास था, और उस वक्त बड़ी अफरा तफरी का माहौल था, तो क्या करें कैसे करें। तो वो जो है मेरे पहुंचने से पहले ही वो हॉस्पिटल पहुंच गया था, और मुझे हॉस्पिटल जाना था तुरंत के तुरंत, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अपनी टीम का कोई मेंबर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जसवंत राय हॉस्पिटल था, वहां से मुश्किल से 200 मीटर दूर था, गाड़ी वाड़ी कहीं फंसी हुई थी। तो मुझे याद है कि मैं किसी पब्लिक की मोटरसाइकिल पर, कोई ऐसे ही था रैंडम, उस पर बैठ गया। मैंने कहा भाई तू मुझे जल्दी से जसवंत राय छोड़ दे। मैं पहुंचा वहां पे, और मैं बड़ा आश्वस्त था। एक गोली लगी है, पेट में लगी है, तो ऐसे बहुत सारे कई बार हुआ कि पेट में गोली लगी और लोग बच जाते हैं, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि ब्लड देना होगा, पूरी पुलिस खड़ी हो जाएगी, ब्लड दे देंगे, पैसा खर्च होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जवान को कुछ नहीं होगा। बट दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट डे। जी। वो बुलेट डॉक्टर ने बोला कि ऐसी जगह लगी थी उसके जहां से शायद कोई इंपॉर्टेंट आर्टरी जाती है, और इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था कि हम उसे बचा नहीं पाए। वो लॉस मुझे बहुत सालता है कि काश वो बुलेट अगर 1 इंच इधर लगी होती, ना ही लगी होती, तो वो भी हमारे बीच में आज होता, शायद मेरी बात सुन रहा होता। नवनीत साहब, इन 24 सालों की सर्विस में सबसे बड़ा आपका कन्फ्लिक्ट? शम्स भाई, मैं कहूँ पुलिस की लाइफ में हर दिन कॉन्फ्लिक्ट होता है, और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है दो चीजों के बीच में, एथिक्स के बीच में और लीगलिटी के बीच में। कई बार लगता है कि ये इतना भूखा था, बेचारे ने चोरी कर ली, 500 रुपए चुरा लिए। या इसकी बेटी का इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, उसको एक इंजेक्शन की जरूरत थी, डॉक्टर 250 रुपए मांग रहे थे, तो इसने 500 रुपए चुरा ली। ये एक सच घटना से मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, लेकिन चोरी तो कर ली। अब यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट आता है कि मैं इसे जेल भेजूं या छोटी चोरी है माफ कर दूं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है एथिकल इश्यूज के बीच में और लीगल इश्यूज के बीच में, ये बहुत पेनफुल होते हैं। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मन गन्ने की तरह, जैसे गन्ने को जूस में से निकाल देते हैं, ऐसे निचोड़ जाता है। और इस पे ये निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप एथिक्स की ओर जाते हैं तो आपसे कहा जाएगा आपने इलीगल काम किया। आप लीगलिटी की तरफ जाते हैं तो आपसे कहा जाएगा आपको एथिकली डिसीजन लेना चाहिए था। तो ये बहुत मुश्किल होता है, और मेरी लाइफ में नहीं, इस सारे पुलिस वाले और सबकी लाइफ में ये कॉन्फ्लिक्ट आता है
एथिक्स के बीच में और लीगलिटी के बीच में हम क्या चुने। तो एक ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा और कई बार मैं लीगलिटी की तरफ झुका, कई बार मैं एथिक्स की ओर झुका, तो ऐसे ही करके ईश्वर को साक्षी मान के काम करते गए, आगे बढ़ते गए। नवनीत साहब, आखिरी सवाल आपसे। टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिसने अब क्राइम इन्वेस्टिगेशन का पूरा हुलिया बदल के रख दिया, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, डीएनए हो, फॉरेंसिक साइंस हो। आपके नज़र में जो अभी हमारी इंडियन पुलिस है और जिस जगह पे है, और अगर मैं यूरोपियन पुलिस, अमेरिकन पुलिस से इसकी तुलना करूं, आने वाले कुछ सालों में आप इंडियन पुलिस को कहां देखते हैं, और क्या हम फिर कंपेयर कर सकते हैं जो कन्विक्शन रेट हो या फिर जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो उस पैमाने पर? देखिए साहब, बहुत बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपने हमसे पूछे हैं, और ये एक ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिस पर सारा पुलिस महकमा, सारे सीनियर ऑफिसर्स हमेशा चिंतन करते हैं, बहुत बहुत बैठकें होती हैं, और धीमे धीमे इनमें सुधार आने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी आप मुझे समय देंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने? जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि जैसे अपने यहाँ जो हम लोग अभी एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, धीमे धीमे इवॉल्व कर रहे हैं, और अभी भी हमारे अंदर एक भावना ये है जो कि ब्रिटिश पुलिस के अगेंस्ट हुआ करती थी कि देखो, ब्रिटिश के अगेंस्ट हमने लॉ तोड़ा, तो वो हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ी किक वाली बात होती है, देखो मैं लॉ तोड़ा, क्योंकि वो ब्रिटिश पुलिस का रूल था, मैंने उसे तोड़ा। तो समहाउ वो फीलिंग आज भी हमारे अंदर है कि जब हम लॉ तोड़ते हैं तो हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि हाँ, मैंने आज लॉ तोड़ा। देखो, मामा खड़ा था, मैं मोटरसाइकिल निकाल के लेके आया, वो हंसता है, साथ में सोसाइटी के सभी लोग हंसते हैं उस पर कि सही किया। नाउ द पॉइंट इज कि जब तक ये व्यवस्था रहेगी तो सिर्फ पुलिस नहीं सुधर सकती। पुलिस सोसाइटी का आईना होती है। पुलिस के अंदर जो लोग हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो इसी समाज से एक परीक्षा के थ्रू चयन होकर वहां पहुंचे हैं। तो पुलिस बेसिकली एग्जैक्टली आईना होती है समाज का। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक सिस्टम ठीक करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि फॉरेन नेशंस की तरह, अमेरिका की तरह एकेडमिया को, यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे आना पड़ेगा, पुलिसिंग के ऊपर रिसर्च बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हम लोग ये देख पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग सोचते हैं कि पुलिस की विजिबिलिटी ज्यादा होगी तो क्राइम कम होगा, राइट? हम लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन क्या कोई रिसर्च हुई है इस बात की कि जहां पे विजिबिलिटी ज्यादा होने से क्राइम कम होता हो, या पेट्रोलिंग ज्यादा होने से क्राइम कम हो? अब आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पुलिस दिखेगी नहीं। वहां पे कंसेप्ट ये है कि इनविजिबल पुलिसिंग, पुलिस दिखनी नहीं चाहिए। पुलिस दिखने से या हथियार दिखने से बच्चे डरते हैं, एक खौफ का माहौल पैदा होता है। वी शुड क्रिएट अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट जहां पे कोई भी हथियार ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन इफ समवन पॉल्टर्स, कोई एक लिमिट से आगे क्राइम की तरफ बढ़ता है, तो पुलिस तुरंत अपीयर हो जाए और उसको जो है नैप करके ले जाए। तो इन सब चीजों में उनको 100 साल लगे हैं यहाँ पहुंचने में, हमें अभी समय लगेगा। लेकिन हाँ, मेरा एक छोटा सा सुझाव ये है कि हम पुलिस ऑफिसर्स को यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज के जो नए जो प्रोफेसर्स हैं, यंग प्रोफेसर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई आप रिसर्च करिए, आप डेटा हमसे लीजिए, रिसर्च करिए, रिसर्च हमें दीजिए, ताकि हम अपनी पुलिसिंग सुधार सकें। हमारी पुलिसिंग कैसे सुधरती है? हमारा एक सीनियर अफसर कहता है आज से ऐसा होगा, शुरू हो जाता है, आज से वैसा होना शुरू हो जाता है। अगला आता है, नहीं आज से ऐसा नहीं, ऐसा होगा, वैसा होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि दैट हमारे डिसीजन विम्स एंड फैंसीज पे नहीं होना चाहिए। हमारे जो भी डिसीजन हो वो एक प्रॉपर रिसर्च पे बेस्ड होने चाहिए, ताकि जो रिसर्च से सपोर्ट मिले उसको कि हमें ये करना है और ये रिसर्च कहती है। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च फॉरेन कंट्रीज में हुई है। मैं चाहूंगा कि वो रिसर्च हिंदुस्तान में हो, एकेडमिया जुड़े, हमारे जो यंग बच्चे हैं वो जुड़े, और हमारे बच्चों के अंदर ये फीलिंग्स धीमे धीमे डेवलप हो कि वी फॉलो द रूल्स, वी आर अ गुड सिटीजन, वी आर अ प्राउड सिटीजन। उनके लिए ताली बजना शुरू हो। जब रेड लाइट पर कोई ना हो और एक मोटरसाइकिल वाला आके अपनी गाड़ी रोके, तो हम लोग उसके लिए ताली बजाएं। वो जब वीडियो डाले तो हम उससे लाइक करें। कार वाला बिना किसी के देखे जब रोकेगा, तो जिस दिन ये चीजें शुरू होंगी शम्स भाई, मुझे लगता है कि एक नई युवा पीढ़ी सामने आएगी। और जो आजकल की युवा पीढ़ी है, मैं देख रहा हूँ, दे आर वेरी लॉ अबाइडिंग,
रात में मैं देखता हूँ, कई बार निकलता हूँ लखनऊ में, वो अगर लाल बत्ती है तो युवा लड़के बैठ के अपनी मोटरसाइकिल के खड़े होते हैं। तो कई बार मैं उतर के उनसे हाथ वाथ मिला लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये हमारा फ्यूचर है और फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, बहुत अच्छी पुलिसिंग होगी, समाज अच्छा बनेगा, मुझे बहुत आशा है और मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस बारे में। समझ पाए? नहीं, बिल्कुल हम सबको उम्मीद है। और आपने जो कहा उस पर भी एक रिसर्च भी आई थी, उसमें ये था कि 95% से ज़्यादा जो मर्डर है वो चार दीवारी में होते हैं, 98-99% जो रेप होते हैं वो भी चार दीवारी में होते हैं। तो विजिबल पुलिस की मौजूदगी का कोई मतलब नहीं होता है, और ज़्यादातर देशों ने ये दिखाया भी है। लेकिन आपके सुझाव भी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर नवनीत सिकरा शम्स साहब। भाई, और जी शम्स जी भाई, मैं जी थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, जो आपने बात हाँ कही बताइए। थी, जी वो डेटा एनसीआरबी का है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जी का डेटा है, जी जिसमें हम सब लोग कोशिश करते हैं कि हम जो रेप केसेज हैं सड़क पे हो रहे हैं, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जी तो एनसीआरबी का डेटा है कि हम्म 95% रेप केसेस में, पूरे देश में जो केसेस हाँ रजिस्टर हुए हैं, जी 95% रेप केसेस में ऑफेंडर इज फेमिलियर टू द विक्टिम, हाँ, बिल्कुल नॉन लोग विक्टिम होते की हैं। जान पहचान का होता है, और वो हम्म केस घर की चार दीवारी के अंदर होता है। अंदर होते हैं, बिल्कुल सही। ये जो बात आपने कही है वही डेटा की बात जी मैं कर रहा था, कि हम लोग वही पूरी कोशिश कर रहे हैं सड़क पर पुलिस दौड़ाने की, रेप तो घर जी के अंदर हो रहा है। हाँ तो वी हैव टू बी सपोर्टेड बाय डेटा, रिसर्च हो, डेटा रिसर्च करें, हम उसको हम फॉलो करें, हम फॉलो भी करें। हम ऐसा ना करें कि हमने जो कह दिया वर्दी पहन ली, हम बड़े अधिकारी, हमने जो कह दिया वही होगा, वो ना हो, बल्कि समाज का पार्टिसिपेशन हो इसमें, कॉलेजेस इसमें आए, एकेडमिया आए, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट अपनी रिसर्च करके हमें दें, हमें सिखाएं कि हम इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। आई होप कि एक सब लोग मिलकर एक अच्छा एनवायरमेंट बनाएंगे तो एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। नहीं, यही दुआ, हम सबकी उम्मीद भी आने वाली जनरेशन भी जो है, और पुलिस की जो हमारी इमेज है वो भी सब अच्छे से इसी तरह से बदले। आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा नवनीत जी, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू सो मच शम्स भाई, बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई, आपकी आवाज सुनी, और एक जमाने में तो आप बहुत खतरनाक तीर चलाया करते थे। आप तो थैंकफुल कि आपने आज मुझे बख्श दिया। अरे नहीं नहीं, मैं आता हूँ और आपसे जल्दी मुलाकात भी करते हैं। मेरे घर पे आइएगा, थैंक आपका बहुत बिल्कुल बहुत आऊँगा। धन्यवाद। थैंक यू बहुत नवनीत साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।